Okay, hello everyone. Now we will going to discuss about the second part of this chapter, that is now we will going to discuss water and fossil fuel as a natural resources. As in the previous class we have discussed about the natural resources forest, now we will going to talk about water. Now water, as we all know, water is a very important natural resources because without it we cannot survive. Water was the basic element when evolution was taken place on the earth. जब तक water accumulate नहीं हुआ था तब तक living cell भी arise नहीं हुई थी. So water is the very essential thing in order to survival या for the survival of life. मून पे आज भी लाइफ सर्वाइव इसीलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे अभी भी वाटर हमें नहीं मिला है. So that is why water is a very valuable resources or very important resources without which a life cannot survive. But this water on our earth, if we say हमारा जो earth है is covered with water with 3/4 पार्ट. हमारे अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो कहीं ना कहीं वाटर से ही कवर्ड है. बट दैट वाटर जो 3/4 पार्ट वाटर से जो कवर्ड है उनमें से हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं वो बहुत ही कम है. आउट ऑफ 75% ऑफ द अर्थ विच कवर्ड विद द वाटर, उसमें से हम बहुत ही कम अमाउंट या कम परसेंट ऑफ वाटर हम कंज्यूम कर सकते हैं. आप कह सकते हो 20 to 25% वाटर ओनली, वो भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ. फाइन, तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर ओनली इज अवेलेबल. अगर मैं वाटर का सोर्सेज की बात करते हैं, हम वाटर के सोर्सेज की हम बात करें तो वाटर सोर्सेज आर फ्रेश वाटर, मरीन वाटर. ये दो तरह के वाटर हमें मिलते हैं, फ्रेश एंड मरीन. मरीन वाटर में आता है आपके ओशियंस, सीज, जितने भी हमारे चार टाइप के जो ओशियंस है वो. बट सिंस इसमें सॉल्टी वाटर है, ये दिस इज सॉल्टी वाटर. ये सॉल्टी वाटर जो सॉल्टी मतलब इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है इसलिए ये हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कंज्यूमेबल क्योंकि ये सॉल्ट मिला हुआ वाटर है. बट द वाटर विच इज़ पोर्टेबल इज नोन एज फ्रेश वाटर. ये पोर्टेबल है, दिस इज ड्रिंकिंग वाटर. एंड द सोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर इज रेन वाटर. जो बारिश का पानी होता है वो फ्रेश वाटर कहलाता है और उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं. दैट रेन वाटर ओनली गोज टू ग्राउंड वाटर टेबल एंड दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर. यही ग्राउंड वाटर टेबल पे जाता है, बिल्कुल बिलो द टेबल, नोन एज ग्राउंड वाटर, जिसे हम बोरिंग सिस्टम करा के या किसी भी मशीन से हम ग्राउंड वाटर को खींचते हैं. देन वेल जिसे हम कहते हैं, जो कुएं होते हैं पानी के, ठीक है, वो कुएं में जो पानी होता है वो भी हम पी सकते हैं. रिवर, pond, lakes, fine. So these all are the sources of water जिनमें कहीं ना कहीं रेन वाटर ही कलेक्ट होता है रिवर, पॉन्ड एंड लेक्स में भी. और रिवर, पॉन्ड, लेक्स में जो रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है या जो भी पानी है वो फ्रेश वाटर कहलाता है और उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. नाउ इन्हीं वाटर सोर्स में, ये तो मैंने आपको वो वाटर सोर्स बताया कि फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर जो नेचुरली प्रेजेंट है. बट वी कैन ऑल्सो collect the water in the form of sources, that is dam. अगर मैं water source की बात करूँ तो large dams and canals जिसे हम कहते हैं, dams and canals which is also available to conserve water. Dams और canals अगर हम बोलें तो पहले ये डैम और कैनाल सिस्टम हमारी इंडिया में सबसे पहले लाए थे ब्रिटिशर्स ओनली. ठीक है, तब के जो डैम्स और कैनाल्स बने हुए हैं आज हम नए नए डैम उन्हीं के डिज़ाइन के बेसिस पर बनाते हैं. हमारी गवर्नमेंट ने ये डैम एंड कैनाल किसी पर्पस से डेवलप करे थे, मेनली फॉर द इरिगेशन पर्पस. दीज डैम्स एंड कैनाल डेवलप फॉर इरिगेशन पर्पस. फाइन, तो ये सारे तरह के वाटर सोर्सेस प्रेजेंट है, हमारे इंडिया में भी प्रेजेंट है. अब हमें ये देखना है कि वाटर सिंस बीइंग अ वेरी वैल्यूएबल एलिमेंट और वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, सो विद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज दिस वाटर रिसोर्सेज. क्योंकि वाटर रिसोर्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं और कभी ना कभी ये भी ख़त्म हो सकता है ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन. तो हमें इसको कहीं ना कहीं मैनेज करना है. तो हाउ शुड वी मैनेज
और व्हाई इट इज नीड टू बी मैनेज्ड. नाउ मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन आता है कि क्या जरूरत है मैनेज करने की. तो बेसिकली द रीजन बिहाइंड द मैनेजिंग ऑफ वाटर इज टू कंट्रोल फ्लड्स. आज जो इतना फ्लड आ रहे हैं, जो इतने आंधी तूफान आ रहे हैं, उसके कंट्रोल करने के लिए भी आज हमें वाटर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. वाटर को हमें रोकना ज़रूरी है, वाटर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, कंजर्व करना ज़रूरी है, या स्टोर करना ज़रूरी है. दूसरा रीज़न इरिगेशन. दिस इज अनदर रीज़न कि क्यों हमें वाटर को मैनेज करना है, क्योंकि हमें इरिगेशन के लिए भी चाहिए. एग्रीकल्चरल जो फील्ड है, आज हमारी इंडिया की मोस्टली ग्रोथ डिपेंड करती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे. एंड फॉर रेजिंग क्रॉप्स और फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप वी नीड मोर एंड मोर वाटर. फॉर दैट इरिगेशन सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट. इसलिए भी हमें वाटर को मैनेज करना बहुत हद तक ज़रूरी है. देन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. जो वाटर साइकिल है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब ना हो, इसलिए भी आज हमें वाटर रिसोर्सेज को बहुत हद तक मैनेज करना ज़रूरी है, इन्हें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि वाटर साइकिल की वजह से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं. अदरवाइज अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व और मैनेज दी फॉर वाटर. नाउ यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट में हमें करना क्या चाहिए, इसके लिए कुछ मेथड्स यूज्ड फॉर मैनेजमेंट, और सीधा सीधा हम बोलें तो कंजर्विंग द वाटर. दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट डैम सिस्टम. नाउ जो डैम्स हम बना रहे हैं, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज को या वाटर को कंजर्व करने के लिए जो भी डैम सिस्टम हम बना रहे हैं, एज वी ऑल नो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डैम इन अवर राजस्थान ऑल्सो. दैट इज गांधी सागर डैम बोलो, या हमारे कोटा में जो कोटा बैराज डैम है. दीज डैम्स आर ओनली बीइंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स एंड बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट के बने बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं हम, डिफरेंट वॉल्स टाइप बनाते हैं. एंड दिस इज बीइंग लाइक आप कह सकते हो कि कुछ तरह के गेट टाइप बनाते हैं हम, जो कि होल्ड करते हैं पानी को एक ही पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया में. और उस पानी को हम जो भी रिवर वाटर आ रहा है, रेन वाटर आ रहा है, उस रेन वाटर से जो भी पानी आ रहा है उस वाटर को हम कहीं ना कहीं डैम से रोक रहे हैं, हम उसे आगे नहीं जाने दे रहे हैं. लेकिन ये जो डैम सिस्टम है, ये जो डैम है, मैसिव बैरियर जो है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, विच हैज़ बीन किसी ना किसी रिवर, नदी या कोई ना कोई जो स्ट्रीम्स है जहाँ से वो बहता हुआ आ रहा है पानी, किसी भी रेन बारिश की वजह से जो रिवर बन रही है, उस रिवर के चारों तरफ हम एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन होल्ड द वाटर ऑफ दैट रिवर फ्रॉम बीइंग फ्लोइंग. उसको फ्लो करने से हम जहाँ तक रोक रहे हैं, वो डैम बनाकर हम वाटर को कहीं ना कहीं कंजर्व कर रहे हैं, और उसी वाटर को हम इन सभी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं. फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, इरिगेशन के लिए, वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी. दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फाइन. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर का बहुत बड़ा रोल है. हमारे कोटा में भी आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है बाय यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक कोल. But dam system is also very important to hold the water for maintaining, for generating electricity and for fulfilling all these purposes. अब डैम जब बनाए गए थे तो डैम सिस्टम को बनाने के वक्त लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया था. तो हम इसका क्रिटिसिज्म पढ़ें अगर कि क्यों क्रिटिसाइज किया था. Why the dam system has been criticized और why it should, मतलब why it was being protested, क्यों प्रोटेस्ट हुआ था इसको बनाते वक्त. क्योंकि डैम बनाने में पहली बात हमें बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है. लॉट ऑफ लैंड इज बीइंग रिक्वायर्ड टू मेक ऑल दीज मैसिव बैरियर.
टू होल्ड द होल रिवर, पूरे नदी को होल्ड करने के लिए, रिवर को होल्ड करने के लिए हमें इतने बड़े बड़े बैरियर की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली हमें बहुत लैंड भी चाहिए और उस बैरियर को बनाने के लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, वो उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो पहला तो लैंड रिक्वायरमेंट, अब लैंड चाहिए तो ऑब्वियसली अगर उस एरिया में, उस रिवर के आसपास कोई भी विलेज वाले लोग रह रहे हैं, ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें वहाँ से हटाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया कि हमारा हैबिटेट, उनका लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ फॉर मेकिंग डैम। तो क्रिटिसिज्म ऑफ डैम इज मोर लैंड रिक्वायरमेंट, मोर लैंड रिक्वायरमेंट है तो लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ। लॉस ऑफ हैबिटेट मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। अगर उस एरिया में कोई विलेज पीपल रह रहे हैं, कोई लोग रह रहे हैं, तो वो रूरल पीपल, वो ट्राइबल कम्युनिटी का तो घर ही गया, उन लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। दूसरा, अगर वहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही है, क्रॉप्स उग रहे हैं, कोई फॉरेस्ट है, कोई जंगल है, तो वो भी पूरा हटाना पड़ता है। तो बायोडाइवर्सिटी का भी कहीं ना कहीं लॉस होता है। थर्ड रीजन है मनी, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी रिक्वायरमेंट मतलब मनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों का बिगड़ता है इसमें, क्योंकि वो फंड्स तो कंज्यूमर से ही निकालती है गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये फंड्स जो निकालेगी वो कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर से ही निकालती है। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी कहीं ना कहीं वीक होती है, इसलिए भी डैम्स के खिलाफ लोगों ने काफ़ी सारे अब क्रिटिसिज्म में ये आता है सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, ये सोशल प्रॉब्लम हो गई, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई। सोशल प्रॉब्लम में हमारा आ जाएगा ऑब्वियसली लैंड रिक्वायरमेंट है तो लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्योंकि मनी कंडीशन, मनी चाहिए होता है तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी अफेक्ट हो रही थी। प्लस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है क्योंकि लॉस ऑफ हैबिटेट होता है, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है स्पीशीज़ के लिए, प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ के लिए। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म जिसकी वजह से हमें डैम्स को बनाते वक्त काफ़ी सारे प्रोटेस्ट झेलने पड़े थे। लेकिन डैम का बिल्ड करने का पर्पस यही था, फ्लड्स को कंट्रोल करने का, इरिगेशन के लिए एंड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली। अब यहाँ पे बात आती है आफ्टर मेकिंग डैम, चलो डैम सब बन गए हैं, लेकिन डैम्स के अलावा ऐसे कौन से वाटर मैनेजमेंट और रिसोर्सेज हैं, इसमें आता है हमारा एक वाटर हार्वेस्टिंग। डैम बना तो लिए गए लेकिन आज कहीं ना कहीं डैम से हमें फ़ायदा ही है क्योंकि जब फ्लड आता है, तूफान आता है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो पानी को रोकने के लिए भी डैम से बहुत मदद मिलती है। एज वेल एज ये जो वाटर होल्ड क्या है वो कहीं ना कहीं आसपास के जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जहाँ पे इरिगेशन की सप्लाई ज़रूरी है उसके लिए पानी आज हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोर्ड है। तो वाटर स्टोरेज का एक और मेथड है, दैट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग। सेकेंड, वाटर हार्वेस्टिंग। ना वाटर हार्वेस्टिंग हम क्या कर रहे हैं, रेन वाटर जितना भी है उसे हम पर्टिकुलरली एरिया में कलेक्ट कर रहे हैं। डैम सिस्टम तो आज का मेथड है जो बहुत मैसिव स्केल पे होता है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत छोटे छोटे स्केल पे होता है। घरों में भी हम ये कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी रेन वाटर है उस रेन वाटर को जब भी बारिश आती है तो उस वाटर के लिए कलेक्ट हो जाए एक टैंक बना देते हैं, और वो जो वाटर है वो उस बड़े से टैंक में कलेक्ट होता जाता है जब भी बारिश आती है। और जो वो वाटर हमने स्टोर किया है किसी भी टैंक में, तो उसी वाटर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अदर पर्पसेस। जैसे अगर हमने कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करी है, कोई क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो उस क्रॉप्स के बीच बीच में कैनाल्स बना दें अगर हम, तो उसमें उस टैंक से हम पाइप्स की डिफरेंट ब्रांचेस बना दें और टैंक में जो भी पानी कलेक्ट कर रहे हैं हमने रेन वाटर का, वो पानी को हम फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में ट्रांसफर करा दें इनटू डिफरेंट पाइप्स, थ्रू विच द वाटर विल गोइंग टू ट्रांसफर इनटू डिफरेंट रोज इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। राइट, इस तरह से हम वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसके ट्रेडिशनल मेथड हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेथड हैं इसके। ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं इनके नाम हैं। अगर मैं अलग अलग स्टेट की बात करूं तो ओल्ड एरिया मतलब ओल्डर टाइम पे इन्हें यूज़ करते थे ट्रेडिशनल टेक्निक्स को।
हमने को सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखना है बेसिकली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जैसे खादिन सिस्टम अगर मैं बोलूँ, खादिन सिस्टम ये राजस्थान का टेक्निक है, ठीक है। खादिन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज इन राजस्थान। देन बांद्रास एंड टाल्स, बंदरास एंड टाल्स इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। अगर और हम बात करें आहार एंड पाइन्स, ये बिहार में देखा गया है, इसमें अलग अलग नाम है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के। देन कूल्स हिमाचल प्रदेश में है, कूल्स इन हिमाचल प्रदेश। अब इस तरह से हमने डिफरेंट और भी हैं, कट्टाज हैं, कट्टाज इज ऑल्सो द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में है। सो इन दिस मैनर डिफरेंट ट्रेडिशनल नेम और different traditional technique for storing water, for conserving water in order to fulfill all the purposes और demand। अब वाटर हार्वेस्टिंग को मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम कैप्चर कर रहे हैं, जो भी बारिश का पानी है जो बह जाता है उसे हम सिर्फ कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रन ऑफ वाटर को लोकल लोगों के लिए ही कैच कर रहे हैं। मतलब हम उसमें अगर बोलें कि उस वाटर को कलेक्ट करके हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, तो उस वाटर को कलेक्ट करके कहीं ना कहीं हमें बहुत हद तक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में फ़ायदा मिल रहा है। जिन जगहों पे पानी की बहुत कमी रहती है, उन जगहों पे, जिन स्टेट्स में पानी की प्रॉब्लम है, उन स्टेट्स में वाटर को हार्वेस्ट करके हम पानी को यूज़ कर सकते हैं घरों में अदर पर्पसेस के लिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग के बेनिफिट यही है, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, एज वेल एज हम ग्राउंड वाटर रिसोर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं, हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो पानी को कलेक्ट कर करके बढ़ा सकते हैं। एंड जो तूफान का या स्टॉर्म का जो वाटर डिस्चार्ज होता है, कहीं ना कहीं अर्बन सिटीज़ में जो भी फ्लड आ रहा है, जो भी तूफानी पानी आ रहा है और जो उसकी वजह से ओवर फ्लडिंग हो रही है, हम उस पानी को यूज़ करके किसी ना किसी तरीके से उस फ्लड वाले पानी को भी यूज़ कर सकते हैं और उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब हमारे इरिगेशन पर्पसेस में। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मेथड और यूज़ ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। अब यहाँ पे जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं वाटर के या सोर्सेज हैं, जिसमें हमारा आता है ग्राउंड वाटर। देन जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर एज वी ऑल नो, अगेन द रेन वाटर दैट गोज डाउन इनटू द वाटर टेबल, वो ग्राउंड वाटर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मिनरलाइज्ड होता है, बहुत मिनरल्स होते हैं उसमें। और आज के दिनों में भी हम ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत फ्रेश वाटर, प्योर वाटर होता है, बिकॉज द ग्राउंड वाटर प्रेजेंट बहुत बिलो द ग्राउंड होता है, बहुत सॉइल का जो लेवल है, टॉप सॉइल, उसके बहुत नीचे जाके होता है, स्टोन्स वगैरह की जो लेयर होती है उसकी भी नीचे होता है, तो कि पानी क्लियर होता होता नीचे जाके कलेक्ट होता है, एंड दैट इज पोर्टेबल वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो वाटर की बहुत वैल्यू है, वाटर को कंजर्व करने के लिए हमने बहुत सारे मेथड पढ़ लिए हैं आज, उनको कंजर्वेशन के लिए डैम सिस्टम है, स्पेशली द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे एक मेथड और बताऊंगी मैं, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। दिस ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता है ये क्रीसेंट शेप्ड होता है, एक्चुअली स्लोप वाला होता है। हम यहाँ पे उस वाटर हार्वेस्टिंग मेथड की बात कर रहे हैं जो हिली एरियाज, जो बहुत बड़े बेसिकली वो सिटीज़ जो हिल्स पर रहती हैं, जो स्लोपी एरियाज़ पे रहती हैं। नाउ क्या होगा, स्लोपी एरियाज़ में बेसिकली क्या होता है, स्लोपी एरियाज़ में पानी स्लोप से बह जाता है, तो उसमें हम कैसे वाटर हार्वेस्टिंग करें, उसमें हम लोग करते हैं कि वो जो स्लोपी एरिया है वहाँ पे रोड्स पे या जो लैंड है उनका, उस लैंड पे छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं, छोटे छोटे होल्स बना देते हैं। अब जैसी बारिश आती है तो बारिश का पानी जब स्लोप पे बहेगा तो वो जो होल्स बनते हैं लैंड पे, उनमें वाटर कलेक्ट होता जाता है, फिर पानी अगर आगे गिरा तो फिर अगेन होल्स हैं, देन अगेन होल्स है। इस तरह से हमने कुछ इस तरह से सिस्टम बना रखे हैं उस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में, हिली एरियाज़ वाले में, जहाँ पे वो वाटर उन टैंक्स में कलेक्ट होते जाते हैं, पॉन्ड्स की तरह। हमने पॉन्ड जैसे होल्स बना रखे, एंड दैट इज द वाटर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कलेक्टिंग और कंजर्विंग वाटर इन hilly areas. Now this was all about water. Now we will talk about fossil fuel, the next natural resources which is exactly actually non renewable. अभी तक जो पढ़ रहे थे हम वो renewable था, but now
फॉरेस्ट के बाद वाटर एंड देन फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल हम बोलते हैं डेड रिमेन्स फॉर्म्ड बाय डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो डेड रिमेन्स है प्लांट और एनिमल का, वो है फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल की हम जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसमें हम दो पढ़ते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम. नाउ कोल और पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं तो कोल जो होता है इट इज़ कंटेन बेसिकली, इसमें हर तरह के न्यूट्रिटिव एलिमेंट मिल सकते हैं. जैसे कोल में नाइट्रोजन भी मिलेगा, कार्बन सोर्स भी मिलेगा. अगर हम बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सब मिलेंगे. तो दैट मीन्स इट कंटेन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो. बट पेट्रोल जो होता है, पेट्रो का मतलब होता है ऑयल. कोल एक सॉलिड मटेरियल है, पेट्रोल इज एन ऑयल. तो कहीं ना कहीं पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स. तो पेट्रोलियम जो होता है ये वो ऑयल है, पेट्रोलियम इज एन ऑयल विच फाउंड इन रॉक्स. तो कोल तो डेड रिमेन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल्स के. जबकि हम पेट्रोल की बात करें अगर, तो पेट्रोल के अंदर में हमें ऑयल मिल रहा है और इस ऑयल को हम कहीं ना कहीं रॉकी पार्टिकल से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो दिस पेट्रोलियम इट इज़ अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ गैसियस, लिक्विड, हाइड्रोकार्बन्स और यहाँ पे सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स है ना. जो फॉर्मेशन होता है इन कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स का, ये कहीं ना कहीं जो प्लांट एनिमल्स के जो बहुत सालों तक ये बरीड रहते हैं, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल दीज बरीड फॉर्म्स, जितने भी बरीड फॉर्म्स हैं प्लांट और एनिमल के, वो चेंज होते जाते हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाते हैं इनटू दीज फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम. कोल का रोल हमें पता है, कोल इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसलिए कोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसी कोल से कहीं ना कहीं हम डायमंड भी एक्सट्रैक्ट करते हैं. पेट्रोल का यूज़ हमें पता है, दिस इज़ अ फ्यूल यूज्ड फॉर रनिंग इंजन्स, फॉर रनिंग व्हीकल्स ऑल्सो. तो पेट्रोल और कोल के बिना अगेन हमारी ह्यूमन लाइफ अफेक्ट होगी, क्योंकि इसके अपने अपने इम्पॉर्टेंट रोल है. अब इन कोल और पेट्रोलियम को हम कंजर्व कैसे करें, कैसे मैनेज किया जाए? हमें करना है इसके मैनेजमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम कोल एंड पेट्रोल फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर रहे हैं बट विदाउट अफेक्टिंग एनवायरनमेंट. किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर को अफेक्ट किए बिना, पॉल्यूट किए बिना, किसी भी तरह से अगर हम डेवलप कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को, किसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनी रिसोर्सेज, दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं हम फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कैसे करें? हम लोग हमेशा ये कोशिश करें कि जो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं उनको कम से कम यूज़ करें. आज एनवायरनमेंट को सेव करने का, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकल, वो बहुत अच्छा सिस्टम है जिससे हम किसी भी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं. रिड्यूस का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि हमें यूज़ कम करना चाहिए किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जो वापस से रिन्यू नहीं हो सकता. स्पेशली कोल पेट्रोलियम का यूज़ हमें कम करना चाहिए अगर ज़रूरत ना हो तो. सेकेंडली रिसाइकल, हमें अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं और अगर वो वापस से बन सकती है, रिसाइकलिंग हो सकती है, तो रिसाइकल करनी चाहिए. एंड द थर्ड इज़ रीयूज़. रीयूज़ मतलब वापस से हम यूज़ करें. कोई भी, जैसे मान लो आज अगर हम कोई प्लास्टिक बैग यूज़ करते कोई पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं, तो हम उस प्लास्टिक बैग को फेंकने की बजाय उसे हम वापस से धो के साफ़ करके हम फिर से उसको रीयूज़ कर सकते हैं. तो दैट इज़ नोन एज रीयूज़. उसे रीयूज़ कहेंगे. रिसाइकलिंग मतलब ये होता है कि जैसे आज मैंने न्यूज़पेपर ख़रीदा और न्यूज़पेपर को मैंने फेंका, तो वो उस न्यूज़पेपर को हम फिर से इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं वो, और उनको फिर से हम रिसाइकल कर सकते हैं या रीफॉर्म कर सकते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. दैट इज़ नोन एज रिसाइकल. एंड रिड्यूस का मतलब होता है कि हम चीज़ों को यूज़ ही कम करें, तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट. नाउ thank you all because we have done all the chapters of this of the class 10. Okay.